अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू PHP कोड को जो है हम किस तरह PHP कोड के अंदर HTML टैग और जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो है पहला टैग जो हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है सिंपली PHP का कोड, जहाँ पर ओपन और क्लोज टैग बनाए हुए हैं। ठीक है, और अगर हम इसको रन करेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। डेफिनेटली हम उसके लिए क्या करते हैं, इको जो है मेथड इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इको इस्तेमाल करेंगे सिंपली तो ज़्यादातर कोटेशन के अंदर हमें कुछ लिखना पड़ता है। तो हम कोटेशन के अंदर जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर जो है ब्राउज़र पे हमें शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है प्रोफेसर, तो सिंपली प्रोफेसर यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो है डिफ़ॉल्ट राइटिंग होती है। और अगर हम चाहते हैं, अब हम चाह रहे हैं कि भाई जो HTML टैग किस तरह इस्तेमाल किया जाए PHP के कोड के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है लिखेंगे सिर्फ जो भी टैग है। लेट सपोज हमने इटैलिक वाला कोड यूज़ किया तो उसको ओपन और क्लोज़ किया। तो क्या करेगा, अब जो हमने इसको देखें टैग हमने कौन से यूज़ किए हैं, ये HTML के टैग इस्तेमाल किए ना। तो अब हम जो है ब्राउज़र पे जाएंगे अगर, तो ब्राउज़र क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंट क्या करेगा, थोड़ा सा इटैलिक रिप्रेजेंटेशन दे देगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा जो है कोड PHP कोड में इस्तेमाल कर सकेंगे हम HTML कोड को। ठीक है, आपको याद है कोई HTML और भी टैग हमारे पास जैसे H1 है, तो अगर हम H1 यूज़ करेंगे तो अब क्या हमारे पास में ये प्रोफेसर जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, ऐसे ही है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि दूसरा H2 भी हम लगाएं तो क्या करेंगे, मिसाल अगर हम किसी और टेक्स्ट के साथ लगाना चाह रहे हैं तो हम लिखें H2। ठीक है, और क्या लिखाएगा फिर स्क्रीन के ऊपर लिखाएगा प्रोफेसर 80। ठीक है ना, सिंपल। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह हम PHP कोड के अंदर HTML टैग को लिखा जा सकता है। एक हमारे का और कोड देखते हैं, इनपुट टाइप। अब इनपुट टाइप भी आपको पता है जो वो क्या किस लिए इस्तेमाल होता है, एक टेक्स्ट एरिया को, टेक्स्ट फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट और वैल्यू इंटर वैल्यू। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट उस टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखा होगा इंटर वैल्यू। मगर प्रॉब्लम यहाँ है कि ये जो कोटेशन यहाँ पर है, ये कोटेशन में ओपन की या क्लोज की, मगर ये कोटेशन जो ये दी गई है ना, ये क्रिएट करेगी एरर। या तो हम जो है बड़ी वाली ये कोटेशन, ये आप डबल कोटेशन देख रहे हैं वो यूज़ करेंगे मेन, वो हम लाजमी यूज़ करेंगे। मगर अगर किसी टैग के अंदर कोटेशन है जो डिफ़ॉल्ट है असल में, तो हम उसे क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे सिंपल सा बस सिंगल कोटेशन के अंदर। तो बस और कुछ नहीं करने वाले। टाइप के साथ जो हम डबल कोटेशन इस्तेमाल करते थे, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिंगल कोटेशन। ठीक है ना, तो ये सिंपल हो जाएगा, अब ये ईजिली रन हो जाएगा, अब हमारे पास कोई परेशानी नहीं होगी। Assalamu alaikum. Now we are moving toward how PHP add JavaScript tags. Now in the next slide that is written in here H1 wait. So now H1 टैग जो है रिटर्न हियर, ठीक है, प्रोफेसर के साथ। अब यहाँ पर हमने ये तो सिंपल जो है ना HTML का टैग है ना, अगर हम जावास्क्रिप्ट का टैग कैसे लगाएंगे, देखो हमने क्या लिखा है, स्क्रिप्ट लिखा है, उसके बाद अलर्ट लिखा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इको के साथ कोटेशन के अंदर लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो भी टैग है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने स्क्रिप्ट लिखा, फिर हमने अलर्ट बॉक्स लिखा, अलर्ट बॉक्स को मैं यहाँ का सिंगल कोटेशन, नॉर्मली आपने देखा होगा ये डबल कोटेशन में लिखा जाता है। ठीक है, बट डबल कोटेशन हम इको में यूज़ करने वाले हैं, उसकी उस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। और अंदर अगर हमें कोई यूज़ करना है तो हम सिंगल कोटेशन के साथ काम चलाएँगे। ठीक है, तो हमने लिखा वेलकम टू, क्या लिखा हमने, वेलकम टू डैशबोर्ड। ठीक है, उसको हमने ओपन किया, क्लोज़ किया, और उसके बाद हमारे पास ये आ गया स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि अब ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स शो कर देगा जैसे हम इस कोड को रन करेंगे। तो हमें पता चल गया कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर आप इस कोड को देखें तो हमारे पास क्या है, ये पी टैग है, ये ओपन एंड क्लोज, सिंपल इज दैट। ठीक है, जिसको रन करेंगे कुछ स्क्रीन पे शो नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई अब जो है किस तरह HTML टैग के अंदर जो है मैं PHP कोड को लिखूँ, तो ये HTML टैग है, ये P है। ठीक है ना, हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख देते तो वो स्क्रीन पर दिखाई देता। पर अब मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पर जो है वो HTML टैग के साथ लिखूँ। ठीक है ना, अब HTML टैग के साथ किस तरह अटैच किया जाता है, तो एक दफ़ा मैंने टैग लिख दिया। अब जो भी टैग ओपन और क्लोज के बीच में जो भी मैं PHP का कोड लिखूंगा वो क्या होगा, स्क्रीन पर शो होगा एज अ P टैग के रिप्रेजेंट करते हुए। ठीक है ना, मतलब जो भी P में जो भी चेंजिंग आती है P को या B लिख दूँ, तो जो भी प्रोफेसर लिखा गया है इको के अंदर उस पर जो हो रिप्रेजेंट, उस पर जो फ़र्क आए वो टैग का है, HTML टैग का है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, P लिखा और हमने सिंपल सा इसमें क्या कर दिया, PHP का कोड लिखा है और इको लिख दिया प्रोफेसर। अब जब हम इसे रन करेंगे तो प्रोफेसर जो है वो सिंपल जो बाय डिफ़ॉल्ट था इको का, अब वो नहीं रिप्रेजेंट होगा बल्कि टैग के हिसाब से रिप्रेजेंट होगा। मिसाल तौर पर हमने यहाँ पर B लिख दिया था तो अब क्या होगा, ये बोल्ड होकर शो होगा। और अगर मैंने यहाँ पर H65 लिख दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये H5 की तरह रिप्रेजेंट होगा।
तो इसका मतलब ये डिपेंड कर रहा है हमारे टैग्स के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इनपुट टाइप लिखते हैं टैग्स और वैल्यू लिखते हैं इंटर वैल्यू हेयर। अभी नॉर्मली कौन सा टैग है ये आपको पता है भाई, ये जो टैग है HTML का टैग है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस कोटेशन के अंदर जो है वो हम अपना एक कोई PHP का कोड रखें, तो वो कैसे होगा। मिसाल तौर मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये वैल्यू जो है वहाँ पर जहाँ का क्या कर रहा हूँ, वहाँ पर PHP का कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो PHP का कोड कैसे लिखा जाता है हमें पता है, ओपन ब्रैकेट ये, ठीक है, और ये ब्रैकेट है, उसके बाद क्या होता है लेस देन साइन जो है हमारे पास, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये PHP का कोड स्टार्टिंग होता है। उसके बाद आप कोई भी कोड लिखते हो, बहुत सारे कोड हैं, हम इको से स्टार्ट कर रहे हैं, इको लिखा, इको के साथ कोटेशन आता है, फिर आप कोटेशन के अंदर कुछ लिखते हो, सेमी कॉलन देते हो और PHP के टेक्स्ट को एंड करते हो। इस तरह आपने क्या किया कि अब नॉर्मली हम वैल्यू के अंदर कोई वर्ड लिखते थे, कोई लेटर, कोई भी टेक्स्ट लिखते थे, मगर अब आपने पूरे का पूरा जो है PHP का कोड लिख दिया इसके अंदर, ठीक। तो अब इस तरीके से भी हम जो है किसी HTML टैग के अंदर भी जो है वो PHP कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट कॉन्केटिनेशन का। कॉन्केटिनेशन बहुत सिंपल टॉपिक है, जिसमें क्या करते हैं हमारे पास जैसे PHP के ये है जो हम लिख रहे हैं इको के अंदर सिंध यूनिवर्सिटी, ठीक है। हम चाहते हैं कि अब जो है ये दोनों को अलग अलग कंसीडर करें। मिसाल तो सिंध और यूनिवर्सिटी को मैं अलग कंसीडर कर रहा हूँ, ये दो स्ट्रिंग हो गए। आपको पता है कोटेशन के साथ जो भी चीज़ होती है वो स्ट्रिंग कहलाती है। तो अगर मैं इस तरह लिखूँगा तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि इस तरह दो स्ट्रिंग एट साइड बाय साइड इस तरह नहीं लिखा जा सकता। इनको या तो मैं एक या तो सिंपली इस तरह लिखूँ, और अगर दो स्ट्रिंग अलग अलग हैं तो उनको मिलाने के लिए मुझे यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा। अब ये डॉट क्या करता है, ये कॉन्किनेट कर दे, इन दोनों को ऐड कर देता है। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो इनको ऐड कर देगा एज स्क्रीन पे शो करने के लिए, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट किया डॉट ने क्या किया, कॉन्किनेट कर दिया, इसको मिला दिया दोनों को, ठीक है। तो इस तरीके से हम इको को और इस तरह जो है हम दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। या किसी वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू डाल दी जो कि स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अभी सिंध को हम मिटा देंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे वेरिएबल ए, ठीक है। जो वेरिएबल ए देंगे तो वेरिएबल ए में क्या पड़ा हुआ है, सिंध पड़ा हुआ है, तो डॉट के ज़रिए ये यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह भी हम जो है इस कॉन्केटिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आते हैं ऑपरेटर की तरह। ये ऑपरेटर हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे प्लस माइनस, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मैं यहाँ से प्लस लगाता हूँ तो डेफिनेटली हमें पता होता है कि प्लस लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड लगाया जाता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में भी हमने यही किया। तो अगर मैं 2+2 करूँगा तो अब दैट मुझे किसी में स्क्रीन पे तो दिखे, इस तरह स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम यहाँ पर इको यूज़ करेंगे। सेम इको यूज़ किया हमने, और ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, 4 वैल्यू शो कर देगा, सिंपल, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि ये किसी वेरिएबल में लगाएं, वैल्यू लगा दें, ऐड कर दें, तो ये 2 हमने किसी वेरिएबल को दे दिए, इस तरह 2 दूसरे वेरिएबल को दे दिए, और ये क्या कर देंगे, इस तरीके से दोनों को प्लस कर देंगे, और ये भी जो है स्क्रीन पर इस तरह शो हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम या चाहें तो किसी थर्ड वेरिएबल को यूज़ करके उसमें ऑपरेशन करके, ओके, और वो थर्ड वाला जो वेरिएबल हमारा सी है उसको रिप्रेजेंट करें कि स्क्रीन पर शो किया जाए। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये हमने जावास्क्रिप्ट में भी सीखा होगा, जैसे दूसरी जो हमने प्रीवियस लैंग्वेज पढ़ी जैसे जावा, C++, उसमें भी हमने इसी तरीके से किया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ऑपरेटर सिंपल प्लस माइनस जो है वो किस तरह होते हैं। इस तरह हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट हमें जैसे रिप्रेजेंट, वैसे नॉर्मली हमारे जैसे कि हमारे पास दूसरे भी ऑपरेटर हैं, मिसाल तौर कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, और रिलेशन ऑपरेटर। वो सेम टॉपिक जो हमारे पास जो है PHP के और जावास्क्रिप्ट के अंदर है, ये भी वहीं पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही इम्प्लीमेंट होंगे। तो हम आते हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है हमारे पास, इफ़ एंड एल्स जो है, इफ़ जो ज़्यादातर यूज़ होता है, इसमें हम कोई कंडीशन देते हैं। इस टाइप की स्टेटमेंट है जहाँ पर कंडीशन दी जाती है। तो हमने जैसे कि पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो इसके अंदर हमें पास 2 जो है ऑपरेंड देने होते हैं, या जो है 2 हमें कोई वैल्यूज़ देनी होती हैं। तो अगर हमने 2 इक्वल टू ये अगर हमने दिया 2 इक्वल टू 2, तो क्या होता है, ये एरर जनरेट करेगा, क्योंकि जो हमारे पास कंडीशन को चेक करने का तरीका होता है, तो वहाँ पर हमें ये 2 बार इक्वल साइन देने होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 2 बराबर 2 के हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, और ये ब्लॉक जो है तभी चलता है जब ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। तो इस सूरत में अगर हम अगर 5 इक्वल टू 2 करेंगे
तो क्या होगा कि ये ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। तो कुछ भी आंसर स्क्रीन पर नहीं आएगा। और अगर स्क्रीन पर आंसर नहीं आएगा, मैं चाहता हूँ नहीं कुछ ना कुछ स्क्रीन पर आंसर आना चाहिए, इस कंडीशन को फॉल्स के लिए भी कोई ब्लॉक चलना चाहिए, तो हम चलाते हैं एल्स ब्लॉक। एल्स सिंपल ब्लॉक क्या करता है, तभी चलता है जब कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है। तो हम कोई स्टेटमेंट अंदर लिख लेते हैं, हम दिस ब्लॉक इज एग्जिक्यूट ओनली फॉर द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। तो अब स्क्रीन पर लिखा आएगा द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली फॉर कंडीशन इज फॉल्स, ओके। हमारे पास एक और तरीका है कि यहाँ तो हम किसी वेरिएबल में वैल्यू डाल दें और वो जो है कंडीशन के अंदर रख दें। तो इस तरीके से भी क्या होता है, वो का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अब ये कंडीशन जो है वेरिएबल को चेक किया जाएगा कि इसमें अंदर जो वैल्यूज है वो क्या वो बराबर है। अगर वो बराबर है तो इफ़ चलेगा, अदरवाइज एल्स चल जाएगा। और अगर मैं एल्स के साथ इफ़ लगाऊँ लिखूँ, तो जब भी मैं इफ़ लिखूँगा तो डेफिनेटली मुझे क्या लिखना है, कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो कंडीशन लिखूँगा और डेफिनेटली अब क्या होता है कि जब हम इफ़ लगाते हैं तो हमारे पास चेकिंग होती है दोबारा। हालांकि एल्स में चेकिंग नहीं थी, मगर इफ़ में जब भी हम यूज़ करते हैं तो चेकिंग होगी, मगर वो चेकिंग डिपेंडेंट होगी। मतलब कैसे, ये ब्लॉक चलाओ, अगर ये फॉल्स है तो ये चला दो, मतलब ये डिपेंड करता है पहले वाले पर। तो अगर ये देखो चेक करो ये सही है, नहीं सही तो उसको चेक करो। तो इस पे होता है इफ़ एल्स इफ़ का कॉन्सेप्ट, डिपेंडेंट होते हैं ये। तो अब यहाँ पर a = 1 है, ठीक है, और ये 1 अगर ट्रू के बराबर है तो फिर कंडीशन इफ़ वाली चलेगी, अदरवाइज़ क्या होगा कि दूसरे वाले इफ़ एल्स इफ़ पर ब्लॉक पे मूव करेगा और इस तरीके से ये दूसरी बार चेक किया जाएगा। और अगर आपकी कंडीशन ट्रू है मिसाल तो ये ब्लॉक चल जाएगा ऑटोमेटिक, अदरवाइज़ क्या होगा कि दोनों ही ब्लॉक नहीं चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब जो है मैं एक और एल्स इफ़ लगाऊँ तो वो भी लगा सकते हैं, और अगर आप कहते हैं नहीं मैं सिर्फ एल्स लगाना चाहता हूँ अब, तो फिर एल्स लगा के उसको कंप्लीट करें। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था वो था इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। इफ़ हमें समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, इफ़ एल्स भी समझ आ गया होगा, और यहाँ पर हो गया इफ़ एल्स इफ़। अगर हम चाहते हैं, हमने इफ़ ब्लॉक लिखा, ठीक है, और इफ़ ब्लॉक लिखने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, सॉरी यहाँ पर आते हैं, इफ़ ब्लॉक हमने लिखा, इफ़ अगर a बराबर b के है तो ये ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो अगर a बराबर, मिसाल तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11 लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो अगर a बराबर 11 के है, जो कि बिल्कुल है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास ब्लॉक चलेगा। इस ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है, मैंने एक और वेरिएबल दिया है जिसका पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4, ओके। और फिर अगेन इसके अंदर एक और इफ़ लगा दिया है। अब उस इफ़ के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, पासवर्ड अगर इस 1 2 3 4 के बराबर है तो ब्लॉक चला दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 2 बार ब्लॉक चला। एक इफ़ तब चला जब a बराबर 11 की था, तो इस ये ट्रू हुआ तो हम इस ब्लॉक के अंदर आ गए थे हम। और फिर जो है हम जो है इस ब्लॉक के अंदर और एक और स्टेटमेंट है, जब हमने उसको देखा तो उसको हमने क्या किया, फिर एक इफ़ के ब्लॉक के अंदर रख दिया। जब वो ट्रू हुआ तो ही वेलकम टू फेयरवेल पार्टी वाला शो होगा, अदरवाइज़ ये अगर फॉल्स हो जाता है तो उस सूरत में कोई ब्लॉक, ये ब्लॉक नहीं चलेगा, ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। मगर पहला इफ़ चलेगा मगर दूसरा इफ़ नहीं चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है इनर इफ़ का। इफ़ के अंदर हमने एक इफ़ को कैसे इस्तेमाल किया यह हमने देखा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो अगर नॉर्मली ये यहाँ देखें कि जो हमारे पास डॉलर्स यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल a के पास पड़ी है वैल्यू 10.1, ठीक है, और वो वेरिएबल b के पास पड़ी है 10.1। दोनों ही वेरिएबल के पास वैल्यू सेम है, मगर ये स्ट्रिंग जो आप देख रहे हैं कोटेशन के अंदर, और यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि ये कोई कोटेशन के अंदर नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू शो हो रही है। तो क्या करता है PHP के अंदर, इन दोनों की वैल्यूज़ को वो कंपेयर करेगा, एरर नहीं देगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एरर नहीं देगा क्योंकि ये क्या करेगा, इसके अंदर वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है। अब ये समझें कि ये इतना फ्लैक्सिबल है कि ये कोटेशन वाली वैल्यूज़ को भी इसको बराबर कर देगा। ये बोलेगा जो वैल्यूज़ है वो एक्चुअली बराबर हैं। ये नहीं देखेगा डेटा टाइप को, ये देखेगा कि वैल्यूज़ क्या वो चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर, ए के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या कोटेशन के अंदर वही चीज़ लिखी हुई है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये हालांकि होना चाहिए था एरर, ठीक है ना, जावा के अंदर ये तो एरर होगा, मगर PHP के अंदर ये एरर नहीं होता, ठीक है। तो PHP के हम चाहते हैं नहीं ये एरर हमें रिप्रेजेंट किया जाए इसको एरर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
हमें वैसे नॉर्मली इसे अब चलाएंगे तो क्या लिखा आएगा, वैल्यू मैच लिखा आएगा, ठीक। और अगर हम चाहते हैं ऐसा नहीं लिखाना चाहिए था वैल्यू नॉट मैच, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम 3 बार इसके इक्वल साइन को लगाएंगे। ये 3 बार इक्वल साइन क्या करता है, ये डेटा टाइप को भी जो है वो भी कंसीडर करता है। तो इसका मतलब क्या हो कि दो जो है हम जब इक्वल साइन लगाते हैं तो डेटा टाइप को कंसीडर नहीं करता है, मगर जब हम 3 को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल साइन को तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके डेटा टाइप को भी। तो यहाँ पर आंसर आने वाला है वैल्यू नॉट मैच्ड। उसके बाद हमारे पास है कॉन्सेप्ट फंक्शन का, ठीक है। जो फंक्शन हमारे पास है उस फंक्शन में हमारे पास दो टाइप के आ जाते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। और विद इन और उसके फर्दर अगर सब कैटेगराइज किया जाए तो हमारे पास नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज फंक्शन आते हैं। फंक्शन हमने जो है जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे, वही डेफिनेशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। तो हम अपने कोड की तरफ आते हैं, देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर भी जो कीवर्ड है वो फंक्शन लिखा जाएगा और उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिखा जाएगा, पैरेंथेसिस होगी सेम जैसे हमने पहले किया हुआ है। उसके बाद ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्लोज कर्ली ब्रैकेट, जो भी हमें स्टेटमेंट लिखनी है वो विद इन जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, फंक्शन कंट्री, ठीक है, उसका नाम। और अगर इस फंक्शन के अंदर हमने क्या कॉल करवाया है, हमने कॉल करवाया है इको मेथड, ठीक है। एक इको हमने देखा डिस्प्ले के लिए यूज़ किया और कोटेशन के अंदर हमने लिखा है कुरैश अरब, ठीक है। और BR टैग HTML को भी इस्तेमाल किया। तो ये जब हमने लिख लिया उसके बाद हमने अगर ये नहीं लिखा, मिसाल तौर हमने ये नहीं लिखा, तो क्या होगा, फंक्शन स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई देगा। इसको स्क्रीन में दिखाई देने के लिए हमें इसे कॉल करना लाजमी है, ठीक है। जिस तरह आप क्लास में तो बैठे होते हैं, मगर अगर मैं आपसे पूछूं, कोई सवाल पूछूं, तब आप मुझे जवाब देंगे। सम टाइम इस तरह ही होता है, ठीक है ना। तो अगर हो सकता है आपके घर में अबू वालिद अम्मी भी बैठी हूँ, मगर आप बैठे हो अपने रूम के अंदर, जब तक आप अम्मी नहीं बुला रही, अबू नहीं बुला रहे, तो हो सकता है आप वैसे ना जाएँ, ठीक है। तो अगर अम्मी बुलाएगी, अबू बुलाएंगे तो आप लाजमी जाएंगे। तो इसका मतलब ये फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा तब तक स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देगा, इसका कॉल करना भी लाजमी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कॉल कैसे करते हैं, नाम लेते हैं और उसकी जो है वो सिग्नेचर जो होती है पैरेंथेसिस वो लगा देते हैं, तो ये कॉल हो जाता है। अब हमारे एडवांटेज क्या है, तो अब यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, मिसाल तो हमें सिर्फ दिखाई देगा कुरैश अरब, ठीक है। और अगर मैं इको के साथ कुछ और भी लिख देता हूँ, मिसाल तो हमें रोमन लिख देता हूँ, फारस लिख देता हूँ, अब थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, ठीक है, 3 नाम और ऐड कर देता हूँ, तो अब स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, अब स्क्रीन पर दिखाई देगा अरब, रोमन, फारस, ये दिखाई देगा ना। तो अगर मैंने 2 बार ये कंट्री लिख दिया, यहाँ पर 2 बार इसे कॉल करवा दिया, तो 2 बार कॉल करने से क्या आएगा स्क्रीन पर, यहाँ लिखाएगा अरब, रोमन, फारस, फिर अगेन लिखाएगा अरब, रोमन, फारस, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने 2 बार कॉल करवाया, ठीक है। हमें बार बार कोड लिखना नहीं पड़ा, हमने सिर्फ इसे कॉल 2 बार करवा लिया, तो भी स्क्रीन पर वो 2 बार उसने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, शो कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास जो ये फंक्शन इस्तेमाल हुआ, ठीक। अब हम चाहते हैं इस फंक्शन के अंदर जो है, या हम एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो फंक्शन जो है वो किसी वेरिएबल के अंदर हमने वो पास करवा दिया। अब जो भी फंक्शन है वो उसकी फैसिलिटी किसके पास दी थी, हमने वेरिएबल सी को दे दी, और इको में कह दिया कि जो है अब जो भी सी के पास है वो शो करो स्क्रीन में। अगर इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देगा, ऐसे ही होगा ना, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अब इसको दिखाई नहीं देगा, तो अब हम चाहते हैं कि हमारा मकसद हो कोई ना कोई चीज़ दिखाई दे, तो यहाँ तो हम इको यूज़ करते हैं, यहाँ तो हम रिटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अब जैसे मिसाल तो अब हमारे पास जो आंसर होगा स्क्रीन पर क्या आएगा, 2 दिखाई देगा। तो ये जो 2 हैं वो कहाँ चला गया, इस फंक्शन के पास चला गया। अब फंक्शन के ज़रिए आपने किसको साइन कर दिया, सी को साइन कर दिया, और आपने अब कहा कि इको में जो भी सी में है वो शो करो, तो अब स्क्रीन पे क्या शो करेगा, वो 2 शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि जो भी सी के पास वैल्यू है वो इफ़ को भी इसमें इस्तेमाल किया जाए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा इफ़ को यूज़ करेंगे और लिखेंगे कि क्या सी जो बराबर है 2 के, अगर 2 के बराबर है तो एक ब्लॉक चला दो, ठीक है। तो आप इस तरीके से उस वैल्यू को यूज़ भी कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास जो है ये था नॉन पैरामीटराइज, मतलब फंक्शन विदाउट पैरामीटर, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं, ये खाली था, ठीक है। अब ये हमने जावास्क्रिप्ट में भी किया था, तो अब हम फंक्शन पैरामीटराइज करेंगे कि किस तरह फंक्शन के अंदर पैरामीटर डालेंगे, ठीक है।
तो वो क्या करने वाले हैं, हम सिंपल इस फंक्शन के यहाँ पर जो है वो लिखेंगे कुछ भी वेरिएबल, जैसे हमने यहाँ लिख दिया $a, तो ये एक वेरिएबल हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया। इको पे हमने क्या कर दिया a+3, ठीक है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो a को मिल जाएगी, a की वजह से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी और प्लस होके जो भी होगा वो इक्वल्स को शो कर देगा। अगर मैं इसको रन करूँगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि जो हमने मेथड या फंक्शन कॉल करवाया है वो यहाँ पर खाली है और जो हमने यहाँ लिखा है वो क्या है, वो उसमें ना कोई वैल्यू जा रही है। तो मुझे लाजमी जो है जो कॉल कर रहा हूँ उसमें भी कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर 4 दे दी। अब क्या होगा, ये 4 जो है वो शिफ्ट होके इस फंक्शन के a के पास चला जाएगा और a की वजह से ये वेरिएबल इस a वेरिएबल में चला जाएगा और इस तरह a+4 हो जाएगा, मतलब 4+3 हो जाएगा सॉरी, और वो 7 होके स्क्रीन पर शो किया जाएगा। इस तरह आप चाहें तो 2-3 वेरिएबल भी पास करवा सकते हैं, पैरामीटर में दे सकते हैं, और इस तरीके से भी आप कोई भी उसकी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से बस आप जब कॉल करेंगे तो याद रखिएगा कि इसको कॉल करने के लिए भी उतने ही पैरामीटर की ज़रूरत है जहाँ जितना आपने इसको यहाँ पर डिफ़ाइन किए हैं। इस तरीके से आप चाहें तो इन दोनों को ऑपरेशन किसी एक वेरिएबल में डाल दें और उस वेरिएबल को रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट फंक्शन पैरामीटर्स के अंदर आता है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि इसका कि अगर हमने कोई कोड लिखा, मिसाल तो जो लिखा हुआ है सिंपल सा कोड बॉडी, ठीक है, और इको के अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम index.php। अब इस फाइल का नाम जो है वो आपका क्या है, index.php। आप कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो अगर इसको चलाएंगे, रन करेंगे तो क्या होगा, ब्राउज़र पे जब रन करेंगे तो क्या होगा, दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम index.php। ओके, तो हमने क्या किया, उस फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाई जिसका नाम हमने लिया new file.php। अब 2 फाइलें उस फोल्डर के अंदर पड़ी है, एक पड़ी index.php और दूसरी पड़ी है new_file.php, ठीक है। और उस फाइल के अंदर भी हमने कोड लिख दिया है जिसमें लिखा है दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल, ठीक है। एक में index.php फाइल लिखा और दूसरे में लिखा है एक्सटर्नल फाइल है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम फिर अपने दोबारा index.php वाले कोड में आते हैं। हमने एक वर्ड लिखा यहाँ पर इंक्लूड, क्या लिख दिया, इंक्लूड एक ऐसा मेथड है, क्या करता है कि आप जो फाइल चाहते हैं जो कि दूसरी फाइल है उसका भी डेटा लेकर आ सकता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इंक्लूड, और हमने लिखा न्यू file.php, सिंगल कोटेशन में जब हमने लिखा तो क्या करेगा कंप्यूटर ब्राउज़र जो है वो क्या करेगा, जाएगा सबसे पहले न्यू file.php को ढूंढेगा, तो उस फाइल फोल्डर के अंदर है, तो वो क्या करेगा, उसमें फाइल में जाके जो भी लिखा हुआ है, जो भी आपने वहाँ पर शो किया कंटेंट में डेटा के अंदर, या जो चाहते हैं आप करना, तो वो लेकर आ जाएगा। ओके, और ब्राउज़र पे क्या हो जाएगा, वो शो हो जाएगा। तो ब्राउज़र पे क्या पहले लिखा आएगा, पहले लिखा हुआ है दिस कंटेंट इज़ कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल PHP, और उसके बाद लिखा है दिस कंटेंट इज़ कमिंग फ्रॉम index.php। तो पहली वाली लाइन हमारी जो चली वो इंक्लूड वाली चली, ठीक है, जो दूसरी फाइल में थी, और दूसरी लाइन हमारी जो इसी जो फाइल के अंदर थी वो ही चली। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर BR लगा देते, मिसाल तो अगर मैं यहाँ पर BR लगा देता तो क्या होता, ये दोनों लाइन एक लाइन में नहीं शो होते, ये जो दो सेंटेंस हैं वो नेक्स्ट लाइन में दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम index.php नेक्स्ट लाइन में शो होता। ओके, तो अच्छा, अब हमारा क्या होता है कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, मिसाल तौर पे अगर मैंने गलती से क्या कर दिया, ये फाइल का नाम गलत दे दिया, मिसाल ओके file.php लिख दिया, जबकि फाइल का नाम new_file था ना, मैंने कोई गलत दे दिया, तो ये क्या करें, एरर दे देगा। मगर एरर के बाद जो है फ़ौरन दूसरा जो कंटेंट अपना था, ये जो इको में लिखा हुआ था, वो ज़रूर शो करेगा, ठीक है। तो ये इंक्लूड की वजह से क्या हुआ कि हमने क्या हुआ कि इसने, क्योंकि हमने फ़ाइल का नाम गलत दिया हुआ था तो इसने एरर तो दे दिया, सही किया, मगर दूसरा जो इसके बाद कंटेंट था जो हमने इसी फाइल के अंदर था तो वो उसने शो कर दिया। मगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि एरर जो है वो पहले सही हो फिर दूसरा कंटेंट दिखाई दे, उसके लिए हमें सिर्फ एक वर्ड लिखना पड़ेगा, रिक्वायर। इंक्लूड में क्या होता है, एरर शो किया जाता है और उसके बाद वाला भी कंटेंट चल जाता है, जबकि रिक्वायर में क्या होता है, अगर आपने फाइल का नाम गलत लिखा तो एरर कंप्लीट आएगा, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तो दूसरा लाइन पे जो है वो क्या कुछ भी लिखा वो शो नहीं होगा। यही इंक्लूड और रिक्वायर का फ़र्क है। और बार बार आप चाहते हैं कि ये जो ना कोड आप ना लिखें तो उसके लिए इंक्लूड वंस करना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने जैसे लिखा है ना डेव id इज इक्वल टू मेन कंटेंट। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या इंक्लूड की यूज़ किया ए हेपर डॉट PHP। तो इसका मतलब कोई हेडर डॉट PHP। तो हेडर डॉट PHP जो है कोई PHP की फाइल है जहाँ पर हेडर से रिलेटेड डेटा होगी, तो वो डेटा कहाँ से लेकर आ जाएगा, वो वहाँ से लेकर आ जाएगा। उसके बाद हमने डिव यूज़ किया है और डिव को हमने जो भी हमने डिव में काम करना तो वो हमने कर लिया। उसके बाद हमने दूसरा PHP का कोड यूज़ किया और वो फुटर डॉट PHP में दूसरी फाइल बनाई हमने फुटर डॉट PHP में, उससे डेटा लेकर आ जाएगा। इसका मतलब एट ए टाइम डिफरेंट टाइप जगहों से डेटा लेकर आ जाएंगे, हेडर की कहीं और से, फुटर की कहीं और से। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये इंक्लूड कीवर्ड की वजह से पॉसिबल हुआ। तो यहाँ से हमने तकरीबन जो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है वो जो है इंक्लूड और रिक्वायर और इंक्लूड वंस को कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ जो कोड है आपको समझ आ गया होगा। इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा और मैं आपको PPT दूंगा, तो वहाँ से उसके असाइनमेंट्स भी कवर कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।